कहते हैं गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। भारत ने दुनिया भर के सामने बोन मीटिंग में हंगामा कर दिया और कहा तुम्हारी हम नहीं सुनने वाले हैं, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। विकसित देश आखिरकार भारत के ऊपर क्या थोपना चाह रहे थे, जिसके बाद भारत बौखलाया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सबसे पहले विकसित देशों का ट्रेंड तोड़ा था। एक बार फिर से वैसा ही सिलसिला शुरू हो गया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो धन घटे, कह गए दास कबीर। अचानक से डैम टूटा रूस यूक्रेन युद्ध में। चाहे यूक्रेन ने तोड़ा हो या रूस ने तोड़ा हो, तबाही तो मची। पर यहाँ तबाही मची और उधर चीनी सेना उतर गई है। डैम ने आखिर चीनी सेना में हड़कंप सा क्यों मचा दिया है? यूक्रेन डैम का असर चीन पे दिख रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। COP26 की मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में विकसित देशों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये आज की बात नहीं है, अभी तो चल रही है COP28 की मीटिंग। COP26 की मीटिंग में विकसित देशों ने दादागिरी दिखाते हुए ये सोचा था कि हम तो पर्यावरण का इस्तेमाल करके आगे बढ़ चुके हैं, पैसा बना चुके हैं, माल बना चुके हैं, सारा दोष दे दो विकासशील देशों के ऊपर, चाइना के ऊपर दे दो, भारत के ऊपर दे दो। इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, इनसे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी वजह से हीट वेव आ रहा है, इसकी वजह से प्रकृति बदल रही है। कनाडा के जंगल जो बहुत ठंडे हुआ करते थे, कभी यहाँ आग नहीं लगते थे, वहाँ आग लग रहे हैं और आग लगने से जो धुआं है वो धुआं फैलकर अमेरिका तक में घुस रहा है। यानी इन सब का दोषी कौन है? इन सब का दोषी है विकासशील देश। इन्होंने विकासशील देश के ऊपर थोपना शुरू किया, जिसके बाद पीएम मोदी जब मंच पे चढ़े थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर्यावरण बचाना चाहिए और हम इसमें आपकी भागीदारी देंगे, बढ़ चढ़कर भागीदारी देंगे। लेकिन जरा सोचिए, आप लोगों ने पर्यावरण का इस्तेमाल किया, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम अभी विकासशील देश हैं, हम अभी मेहनत कर ही रहे हैं। और ऐसे में अगर हम पर्यावरण बचाने की भी सोचे और विकास करने की भी सोचे तो दोनों की गाड़ी एक साथ कैसे चलेगी? हमारे पास उतना पैसा है नहीं। आप ऐसा करो, जो विकसित देशों ने खूब माल कमाया है वो एक फंड बनाओ, उस फंड में पैसे जुगाड़ो और हम विकासशील देशों को दो, ताकि हम अपने आप को धीरे धीरे बदल दें। हम ऐसे संयंत्रों का इस्तेमाल करें, ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करें जिससे कार्बन कम उत्सर्जित हो, पर्यावरण बचे। ये था जमीन खींचना विकसित देशों के पैरों के नीचे से। भारत को तुरंत समर्थन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि पहले जो ये विकसित देश थे किसी को बोलने देते ही नहीं थे और किसी की मजाल भी नहीं होती थी। पर भारत ने जैसे ये शब्द रखे, वैसे ही भारत को कई देशों का समर्थन मिलने लगा, यहाँ तक कि चाइना का भी समर्थन मिलने लगा। अब COP28 की बैठक होने वाली है, जो मेन बैठक है वो बैठक होने वाली है सऊदी अरब में नवंबर के महीने में। वो बैठक होने वाली है यूएई में नवंबर के महीने में। पर अभी छोटी छोटी बैठकें चल रही हैं और एक बैठक जून के महीने में बोन में चली। अब इस बैठक में भारत बुरी तरीके से बौखला गया और भारत ने कहा कि तुम बाज नहीं आओगे, ऐसा करो, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम खुद अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे। मामला क्या था? मामला ये था कि ये विकसित देश टारगेट फिक्स कर रहे थे। चाइना तुम इतना कंट्रोल करोगे, भारत तुम इतना कंट्रोल करोगे, बाकी बांग्लादेश इतना कंट्रोल करोगे, पाकिस्तान इतना कंट्रोल करोगे। भारत ने ये कहा कि आप आर्थिक स्थिति को नहीं जानते हैं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? हम अपने क्लाइमेट गोल खुद तय करेंगे, आप हमारे लिए डिसाइड नहीं करेंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। भारत ने पिछली बार भी कुछ टारगेट फिक्स किए थे खुद के लिए और भारत ने उसमें आगे बढ़ोतरी भी दिखाई। पर अब ये विकसित देश थोपना चाहते हैं कि भारत तुम हमारे आधार पर चलो, जिसके बाद भारत ने तगड़ा वाला जवाब दिया और कहा कि ये सारा कुछ नहीं चलेगा, अपना रवैया बदलो। माना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के लिए ऐसा नहीं है कि अकेले की कुर्बानी हम दे दें, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सारी चीजें डुबो दें। खैर, भारत से ये उम्मीद कभी भी विकसित देशों ने नहीं की होगी, पर हाँ, ये जवाब उन्हें बहुत भारी जरूर पड़ा है।
खैर, जहां भारत अब खुलकर कई मंचों पर खेल रहा है और खुलकर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी चीज हुई। हमने देखा कि किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में डैम बहा। ये डैम अचानक से तोड़ा गया और अचानक से तोड़ने के बाद बुरी तरीके से करीब 42,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं और ये न्यूक्लियर प्लांट तक पानी पहुंचने लगा, जो डरावना था। अभी भी इस संकट से लोग बचे नहीं हैं। आने वाले समय में माना जा रहा है कि और भी लोग इससे प्रभावित होंगे, मारे जाएंगे या फिर विस्थापित होंगे और ये लड़ाई तो अब एक अलग लेवल पर जरूर पहुंच रही है। लेकिन इस एक डैम के टूटने के बाद ये समझ में आ गया कि अब दुनिया के देश युद्ध को जीतने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। भारत पाकिस्तान में इतनी बार लड़ाई हुई, लेकिन भारत ने कभी भी इस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि ये भी एक कारण थे कि भारत युद्ध तुरंत जीतता भी चला गया और इस्तेमाल करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। पर रूस के साथ अभी स्थिति ऐसी है कि ये युद्ध कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक तरफ रूस अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ बहुत सारे देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं और युद्ध लंबा ही लंबा खिंचता चला जा रहा है। लेकिन इस डैम अटैक ने दुनिया भर को एक टेंशन जरूर दे दिया है। अब ये टेंशन निकल कर आकर चली गई है कई देशों में और कई देश इस बार हड़बड़ा से गए हैं। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन में जो ये सब कुछ हुआ उसके बाद जेलेंस्की ने एक मांग की और जेलेंस्की का मांग था कि देखो, ये इन्वायरमेंटल बम था, पर्यावरण वाला बम था जो फोड़ा गया है रूस के द्वारा और ये जो है ये एक बड़ी संख्या में लोगों को तबाह करना हुआ और ये जो गतिविधि है ये गतिविधि कहलाती है एक आतंकवादी गतिविधि। ऐसे में रूस के ऊपर आतंकवादी देश होने का ठप्पा लगना चाहिए और रूस को हमें उसी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि इन्हें समझ में आए कि ये चीजें गलत हैं। ये तो समझ में आया, यूक्रेन चाहता है कि एक आतंकी देश घोषित हो जाए रूस। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत को निर्णय लेना है। FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी तो चल ही रही है, पर यहाँ पर चाइना में खलबली क्यों मची हुई है? आपको बता दें, दुनिया भर के देश इस वक्त अलग अलग तरह के युद्ध का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जैसे जापान ने हाल ही में युद्धाभ्यास किया और यूके ने हाल ही में युद्धाभ्यास किया कि किस तरीके से अगर कोई फौजी मर जाता है या फिर घायल हो जाता है युद्ध क्षेत्र में तो वहां से कैसे इन्हें वापस लाया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया TRV-150 UAV को। इस ड्रोन के जरिए इन्होंने इस चीज का परीक्षण किया कि ये वैसी मदद कर सकते हैं कि नहीं। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट ड्रोन पहली बार आए कि हाँ, ये युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं और बिना जान माल के हानि के ला सकते हैं। यूक्रेन भी अब अपनी फौज को उतार रखा है और यूक्रेन इसी तरह का प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर डैम जैसा डिजास्टर हुआ तो फ्लड विक्टिम्स को कैसे निकाले जाएंगे और इसके लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है चाइना पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। अगर यूक्रेन वाला हाल होता है से अपने लोगों को बचाएगा। खैर, माने सबके सब लड़के जरूर रहेंगे, शांति कहीं नहीं होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।